Hi guys, good morning. Welcome back to the class. So today we are starting with a new chapter. We are doing audit and auditors. So आपके पास जो भी किताब है, मेन बुक है आपके पास मेरी, आपके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स है, आपके पास आपके ऑथर की बुक है, आपके पास कोई रिवीजन नोट्स है, आपके पास मॉड्यूल है, जो है निकालिए। चार्ट बुक है, चार्ट बुक निकाल लीजिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो इसमें मैं आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं दूंगा, मतलब इसमें क्योंकि कंटेंट है और कंटेंट आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो अपन वहीं की वहीं इसको रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है बेटे, जिसकी मान लीजिए कम से कम 6 से लेके 10 मार्क, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 4-4 मार्क के, या 4+3 का डिस्क्रिप्टर आ सकता है, 2 मार्क का आपको एमसीक्यू में दिखेगा। ऑडिटर वाला हमेशा डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं अभी इनके सेक्शन नंबर की, तो ये शुरू हो रहे हैं 139 से, 140 से, 141, 1 3, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, ठीक है। और दो कुछ और अलग सेक्शन सिखाऊंगा, 277 और एक होगा 143, 12, ठीक है। 4 फॉर्म नंबर आएंगे हमारे, ADT 1 आएगा, ADT 2 आएगा, ADT 3 आएगा, ADT 4 आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएगी। तो मैं हूँ चार्ट के स्लाइड नंबर 10.4 पर, 10.4 पर, ठीक है। आप भी निकाल लीजिए। पहला सेक्शन कर रहे हैं हम लोग, सेक्शन 139, सीरीज में चल रहे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। क्या कहेगा बच्चा? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सर कौन बन सकता है ऑडिटर? फटाफट बात करते हैं अपन। ध्यान रखिएगा ये रिवीजन क्लास है, फॉर योर एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन। जब भले आप मई अपेयर करो, सितंबर करो, जैन करो, ये रिवीजन क्लास है। अच्छा, डिटेल लेक्चर्स या फास्ट ट्रैक लेक्चर आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे हमारे let'slearnindia.in पर, या आप फ़ोन भी कर सकते हो, जो नंबर है ना 9987045565, वहाँ फ़ोन भी कर सकते हो। अगर आप इंटर और ग्रुप 2 अपेयर कर रहे हो तो आई टीच ऑडिट वहाँ पर, तो आपको ऑडिट की क्लास में मिल सकती है। अगर आपका दोनों ग्रुप क्लियर हो जाते हैं, वापस आइएगा जरूर बेटा। हम आपको सी ए फाइल में मिलेंगे, जहाँ पर हम आपको SPOM सेट ABCD, मैं ACD पढ़ाता हूँ, बी के लिए एक और टीचर है। फाइनल में हम पढ़ाते हैं पूरा ग्रुप 1 FR AFM एंड ऑडिट, आई टीच ऑडिट। एंड हमारे जो दो और टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं FR एंड AFM। तो हम मिलेंगे वापस से बहुत जल्दी, ठीक है। किसी को अगर चार्ट बुक चाहिए वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। लेट्स क्विकली रिकॉल। सर ऑडिटर कौन बन सकता है? सर एक इंडिविजुअल बन सकता है या एक फॉर्म बन सकते हैं, एक ऑडिटर। अच्छा, फॉर्म में क्या क्या सर? LLP भी आ गया, तो इंडिविजुअल, फॉर्म, LLP, 3 लोग ऑडिटर बन सकते हैं। सर अपॉइंटमेंट का सेक्शन, अंदर आने का सेक्शन 139, तो बाहर जाने का सेक्शन 140। अंदर आने का सेक्शन 139, बाहर जाने का सेक्शन 140। क्या कहता है सर? एवरी कंपनी फर्स्ट अपॉइंटमेंट, एवरी कंपनी मस्ट अपॉइंट द ऑडिटर एट इज फर्स्ट AGM। टेन्योर अपॉइंटमेंट, सर ऑर्डर कब से कब तक रहेगा? ही शुड होल्ड द ऑफिस फ्रॉम दैट AGM टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट AGM। देन subsequent के लिए, the auditor shall hold the office from the conclusion of the first AGM or the AGM which they are appointed until the conclusion of sixth AGM। ये subsequent का appointment हो गया। Afterward the appointment is made for every sixth AGM। तो जब हम subsequent order की बात करते हैं, जब हम subsequent order की बात करते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट से सिक्स, सिक्स से देन जो सिक्स है वो हमको फर्स्ट माननी पड़ेगी, एंड जो फर्स्ट है वापस से वो सिक्स बन जाएगी। तो अगर हमने 2015 में अपॉइंट किया तो और 2020 तक वो रहेगा, तो 2020 है तो सिक्स AGM, तो उसको क्या मान लेंगे कि वो जैसे फर्स्ट AGM है। फिर 2020 से 2025 तक रहेगा। 25 भले वो फर्स्ट एजीएम नहीं है, पर उसको क्या मान लेंगे? वो फर्स्ट एजीएम है। 2025 से 2030 तक रहेगा। 30 तो फर्स्ट एजीएम नहीं है, पर उसको क्या मान लेंगे? 30 फर्स्ट एजीएम मान लेंगे। तो जब जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा उसको हम क्या मान लेंगे? वो फर्स्ट एजीएम। देन बिफोर द अपॉइंटमेंट द ऑडिटर का रिटर्न कंसेंट टू द अपॉइंटमेंट मस्ट बी ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑडिटर। A certificate must be obtained from the auditor stating that bhaiya the firm or the individual is eligible for the appointment and it is not disqualified under CA Act 1949 and the rules made thereunder। Number 2, तो ये हो गया आपका A। नंबर 2, द प्रपोज अपॉइंटमेंट कंप्लाइज विद द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। सी, द अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स लेड डाउन ऑन द एक्ट। अपन आगे पढ़ेंगे, वो 20 की लिमिट है तो उसके हिसाब से। देन अ लिस्ट ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर और द ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म कंसर्निंग प्रोफेशनल मैटर्स इज ट्रू एंड करेक्ट। तो भैया अगर हमारे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो ट्रू एंड करेक्ट है। तो बच्चों ये 4 डिक्लेरेशन देनी पड़ती है अपने को, ये एग्जाम में अलग से आ सकता है कि बताइए ऑडिटर को क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ती है।
तो अपने नोट्स में देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि भैया लिस्ट कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर, कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट बाय द ऑडिटर, ये उसके 4 कंटेंट्स है, 4 पॉइंट है, 4 मार्क का आंसर है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। देन इन्फॉर्मिंग द ऑर्डर, कंपनी मस्ट इन्फॉर्म द कंसर्न ऑर्डर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एंड फाइलिंग विद आरओसी। कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे सर? द कंपनी मस्ट फाइल द अपॉइंटमेंट ऑर्डर का अपॉइंटमेंट विद आरओसी इन्फॉर्म नंबर ADT1 विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग इन विच इज अपॉइंटेड। सर ADT1 होगा 15 दिन के अंदर, ADT1 15 डेज। कैसे याद करोगे बच्चों? ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट अपन एक नंबर लोग है तो अदिति वन विद इन 15 डेज, अदिति1 विद इन 15 डेज, 115 अदिति1 15 डेज, MCQ। ठीक है। देन अब हम बात करते हैं रोटेशन की। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट वाला आंसर है वो क्या आएगा बच्चा आपका? रोटेशन। सो रोटेशन की एप्लीकेबिलिटी क्या है? इट्स एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी। नंबर 2, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मिनिमम 10 करोड़ और अ प्राइवेट कंपनी विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मिनिमम 50 करोड़, और कंपनीज कोई भी कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी वेयर द पेड अप कैपिटल इज लेस बट द लोन्स डिपॉजिट्स डिबेंचर्स इज मिनिमम 50 करोड़, is minimum 50 crores, loans deposits debenture is minimum 50 crores, 0 10 50 50। कैसे याद करते हैं बच्चे इसको? बन 0 10 50 50, 0 10 50 50, 0 10 50 50, listed public private others, listed public private others, 0 10 50 50, 0 10 50 50। अच्छा, 0 इज लाइक लिस्टेड में कुछ नहीं आएगा, 10 में पेड अप कैपिटल होगा, देन 50 में अगेन प्राइवेट में पेड अप कैपिटल होगा अगेन, देन बोरोइंग्स में क्या होता है? पेड अप कैपिटल कम है बट जो लोन है वो 50 करोड़ का। अच्छा, जो इंडिविजुअल है कितने साल के लिए अपॉइंट होगा सर? 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। जो फर्म होगी सर वो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच, 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच। फर्म विल बी अपॉइंटेड बच्चों फॉर 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच। कूलिंग पीरियड, सर आपने 5 साल काम किया इंडिविजुअल तो आप 5 साल चिल मारोगे फिर। अच्छा, अगर फर्म है तो आपने 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स काम किया तो आप चिल मारोगे 5 ईयर्स। तो इंडिविजुअल अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स, चिलिंग पीरियड फॉर 5 ईयर्स। अगर फर्म है तो 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच बट चिलिंग पीरियड 5 ईयर्स, ध्यान रखिएगा। कूलिंग पीरियड दोनों का 5 ईयर्स ही है। अच्छा, कंपनीज एग्जिस्टिंग ऑन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये आज कुछ काम करने क्योंकि ये तो ट्रांजिशनल प्रोविजन था। कंपनीज एग्जिस्टेड ऑन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो पुराने प्रोविजन तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है कुछ। तो ये हो गया आपका रोटेशन। तो ध्यान रखना, इंडिविजुअल अपॉइंट होता है 5 ईयर्स के लिए, फर्म होगी 2 टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स ईच। जो कूलिंग पीरियड है बच्चों, कूलिंग पीरियड दोनों के लिए कितना है? 5 ईयर्स है, मतलब 5 साल तक आप री अपॉइंट नहीं हो सकते। अब यहाँ पर कुछ 3 रूल्स है, मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए नोट्स में लिखवाया हुआ है। कॉमन पार्टनर, न्यू फॉर्म डिस्क्वालीफाइड। क्या बोलोगे आप? कॉमन पार्टनर, अच्छा न्यू फॉर्म डिस्क्वालीफाइड। शिफ्टिंग ऑफ पार्टनर, न्यू फॉर्म disqualified provided certifying partner shifts, provided certifying partner shifts। ठीक है, देन एक ये रूल हो गया, एक ये रूल हो गया, एक आ जाएगा सेम ब्रांड नेटवर्क। वापस आप क्या बोलोगे बच्चों? न्यू फॉर्म डिस्क्वालीफाइड, सेम ब्रांड और नेटवर्क, न्यू फॉर्म डिस्क्वालीफाइड। अगर ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 2 फॉर्म है, एक फॉर्म रिलायंस की ऑडिटर थी, ठीक है, पार्टनरशिप हमने 10 साल काम कर लिया है, तो अपन क्या बोलेंगे? वो फॉर्म तो डिस्क्वालीफाई 5 साल के लिए। एक और फॉर्म है पर वो प्रॉब्लम क्या है? वो फॉर्म में कॉमन पार्टनर है, तो जो सेकंड फॉर्म है क्या वो भी डिस्क्वालीफाइड? आंसर इज यस। सर कोई कॉमन पार्टनर नहीं है पर इस फॉर्म का ये पार्टनर यहाँ शिफ्ट होता है, तो न्यू फॉर्म डिस्क्वालीफाइड। हाँ सर, आंसर यस। प्रोवाइडेड जो पार्टनरशिप कौन होना चाहिए? सर्टिफाइंग पार्टनर। सर्टिफाइंग पार्टनर मतलब कौन? जो बैलेंस शीट पे साइन करेगा रिलायंस की, वही। अगर कोई और पार्टनर शिफ्ट होता है तो न्यू फॉर्म डिस्क्वालीफाइड नहीं होगी। थर्ड, सेम ब्रांड और नेटवर्क है तो न्यू फॉर्म डिस्क्वालीफाइड, सेम ब्रांड और नेटवर्क तो न्यू फॉर्म भी डिस्क्वालीफाइड। क्लियर? Members of a company may resolve to provide that in the audit firm appointed by them, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by the members, or the audit shall be conducted by more than one auditor. जॉइंट ऑडिटर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं वो लोग, मतलब मेंबर्स प्लस इंटरनल। अगर 5 पार्टनर्स हैं, एक ही फर्म के 5 पार्टनर, तो पहले साल एक करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, वो भी हो सकता है। कौन डिसाइड करेगा? मेंबर्स डिसाइड करेंगे। देन ऑडिट कमेटी, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी, तो सारा काम कौन करता है? ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी नहीं तो कौन करता है? सर बोर्ड करता है। सर अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी हैज अ नेम, हैज recommends the name to the board. Board will consider the audit committee recommendation and makes its own recommendation for the appointment at the AGM.
देन मेंबर्स विल अपॉइंट द न्यू ऑडिटर एट द एजीएम। तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगा बोर्ड को, बोर्ड करेगा मेंबर को, मेंबर फिर अपॉइंट कर देगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो द बोर्ड डिसाइड्स ऑन द रोटेशन एंड रिकमेंड्स विच मेंबर्स इन द जीएम। तो वहाँ पर बोर्ड रिकमेंड कर देगा मेंबर्स को, मेंबर्स वहाँ पर अपॉइंट कर देंगे। तो ध्यान रखना, अगर ऑडिट कमेटी सारा काम कौन करता है बच्चा? ऑडिट कमेटी करेगा। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो कौन करेगा सर? बोर्ड करेगा। ठीक है। देन फर्स्ट ऑडिटर, the first auditor of a company other than a government company shall be, other than a government company मतलब सर नॉर्मल कंपनी, is appointed by the board of directors within 30 days of incorporation। अगर 30 डेज में अगर नहीं हुआ है तो मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। ही विल बी द ऑडिटर टिल द नेक्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 30 डेज। बोर्ड नहीं किया तो मेंबर्स करते हैं सर, अगर एट द जनरल मीटिंग, एंड द ऑडिटर विल होल्ड द ऑफिस टिल द फर्स्ट एजीएम। देन अब आते हैं अपन गवर्नमेंट कंपनी का, ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। देखो अभी खोल दीजिए अपने नोट्स में। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय कैग विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर कैग भूल गया तो बोर्ड, बोर्ड भूल गया तो मेंबर्स। 60 30 60 60 30 60 60 30 60 एंड ही विल द ऑडिटर टिल फर्स्ट एजीएम, ही विल बी द ऑडिटर टिल फर्स्ट एजीएम। सर किसको एप्लीकेबल है? गवर्नमेंट कंपनी को, या फिर एक ऐसी कंपनी भैया जो कौन होल्ड कर रहा है? सीजी, एसजीएफ दोनों होल्ड कर रहे हैं। तो सर इट वाज ऑलवेज 60 30 60 कैग बोर्ड मेंबर्स। सर सब्सिक्वेंट ऑर्डर कैग ही अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ही विल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम, till the conclusion of the next AGM within 180 days from the conclusion of the within 180 days from the commencement of the financial year। 180 days मतलब सर 6 महीना, 6 महीना मतलब 30 सितंबर। तो ये हो गया सब्सिक्वेंट ऑर्डर का अपॉइंटमेंट, किसका? गवर्नमेंट कंपनी का। Then, हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कंपनी के लिए, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। सर जनरली जो ऑडिटर है वो कब आएगा? फर्स्ट एजीएम में आएगा एंड वो 6th एजीएम तक रहता है। ठीक है। तो अगर वो 2015 में आया है तो वो 2020 तक रहेगा। जब उसका 2020 में टर्म खत्म हो जाता है, किसी ऑडिटर का अगर बच्चा टर्म खत्म हो जाता है, हम उसको कहते हैं रिटायरिंग ऑडिटर। क्या कहेंगे उसको हम लोग? रिटायरिंग। तो जब रिटायरिंग होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, मतलब कंपनी के पास दो ऑप्शन, या तो उसको वापस ला सकते हैं, या तो बाबू उसको वापस ला सकते हैं, या फिर उसके जगह पे किसी और को ला सकते हैं। जब किसी और को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? वो तो न्यू अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जब उसको वापस ला रहे क्या हो जाएगा? रीअपॉइंटमेंट। मैं कहता हूँ रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है। सी रोटेशन में आप 5 साल काम कर सकते हो, पर रोटेशन किसको एप्लीकेबल बच्चों? रोटेशन खाली इन कंपनीज को एप्लीकेबल ना, लिस्टेड हो गया, अनलिस्टेड पब्लिक, इसका कैपिटल 10 करोड़ है, प्राइवेट कंपनी का कैपिटल 50 करोड़ है, या फिर अगर लोन है वो 50 करोड़ का, बराबर इन्हीं को एप्लीकेबल। अगर मेरी कंपनी इसमें फिट नहीं होती है तो मेरे को रोटेशन एप्लीकेबल नहीं। जब बाबू मेरे को रोटेशन एप्लीकेबल, तो मेरा जो ऑडिटर वो क्या होगा? 5 साल काम करेगा, फिर वो रिटायर होएगा, फिर वो रीअपॉइंट होएगा, रिटायर होएगा, रीअपॉइंट, रिटायर, रीअपॉइंट, रिटायर, रीअपॉइंट। मतलब 2015 में आया, 2020 तक रहेगा, फिर 20 में आएगा, वापस 25 में जाएगा, 25 में क्या होगा? टर्म खत्म हो गया, रिटायर, फिर से ही वो रीअपॉइंट 2030, 2030 के बाद 2035, 2035 के बाद 2040। तो ऐसा चलता ही रहेगा, बराबर। डोंट गेट कंफ्यूज, रोटेशन नहीं है, क्योंकि रोटेशन खाली कुछ कंपनीज को एप्लीकेबल है। अगर मेरी कंपनी, मेरी प्राइवेट कंपनी है, 1 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल, तो मेरे को रोटेशन एप्लीकेबल ही नहीं है। तो मेरा जो ऑर्डर 5 साल काम करेगा, फिर रिटायर, फिर रीअपॉइंट, रिटायर, रीअपॉइंट, रिटायर, रीअपॉइंट, रिटायर, रीअपॉइंट, रिटायरमेंट। कब तक? जब तक है जान। इधर इन द कंपनी और द ऑर्डर विच इज द अर्लियर, इधर इन द कंपनी और द ऑर्डर विच एवर इज अर्लियर, बराबर। तब तक चलता ही रहेगा वो। तो मेरा जो ऑडिटर है वो 5 साल काम करेगा, फिर रिटायर होगा, फिर रीअपॉइंट, फिर रिटायर, वो रीअपॉइंट चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। करेक्ट। तो वो बोला कि ऑर्डर को अपन रीअपॉइंटमेंट कब कब कर सकते हैं? सर पहला चीज, पहला, इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। नंबर 2, ही हैज नॉट गिवन अ नोटिस ऑफ हिज अनविलिंगनेस, मतलब उसने रेजिग्नेशन नहीं दिया है। नंबर 3, अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास एट द मीटिंग अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर, मतलब उसकी जगह पे किसी और को नहीं लेकर आया। तो इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, इफ ही हैज नॉट रिजाइन, और न्यू ऑडिटर, a no new auditor is appointed, a no new auditor is appointed, then in all these cases he can be reappointed, he can be reappointed। A retiring auditor may be reappointed, retiring auditor may be reappointed। retiring कौन होता है सर? जिसका टर्म खत्म हो रहा है, वो वापस कब आएगा सर? if he is not disqualified, if he has not given a notice, if no new auditor is appointed, he is not disqualified, he has not given a resignation का notice, and a no new auditor is reappointed। clear? Then casual vacancy, ये है कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी की।
Casual vacancy, government company. The board may fill the casual vacancy in the office of an auditor within 30 days. An auditor appointed in a casual vacancy shall hold the office till the conclusion of the next AGM. Government company. Casual vacancy of an auditor shall be filled by the CAG within 30 days. अगर CAG नहीं fill करता तो सर board fill कर देगा within next 30 days and he will be the auditor till the next general meeting. Next general meeting. क्योंकि general meeting में members आ जाएंगे फिर. अब यहाँ पर एक mistake है. यहाँ पर चेक करना पड़ेगा रीज़न क्या है. अगर रीज़न बच्चा रेसिग्नेशन होता है या रीज़न अदर्स होता है तो बाबू अगर रीज़न रेसिग्नेशन है तो भैया बोर्ड ही अपॉइंट करेगा. साथ में क्या होएगा, मेंबर्स कंफर्म करेंगे विद इन 3 months ऑफ द अपॉइंटमेंट. अगर रीज़न अदर है तो बोर्ड ही अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज. तो जो आंसर लेकर बोर्ड ही अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज. बट क्या है, अगर रीजन रेसिग्नेशन है तो सर मेंबर्स को कंफर्म करना पड़ता है विद इन 3 months ऑफ द अपॉइंटमेंट. अगर रीजन अदर है मतलब डेथ है, इंसैनिटी है, इनकैपेसिटी है तो सर कौन करेगा, सर वो बोर्ड ही अपॉइंट कर देगा. एंड इन बोथ द सिचुएशन द ऑडिटर विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट जनरल मीटिंग. तो ये जो रीजन है किसके लिए है, ये सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के लिए. और जो ये वाला है वो किसके लिए है बॉक्स, ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए. गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा सर, गवर्नमेंट कंपनी में सर सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज. अगर कैग नहीं करता है तो सर बोर्ड कर देगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. क्लियर हो गया कैजुअल वैकेंसी. तो पूरा अंदर आने का जो सेक्शन है बच्चा वो 139 है. पूरा अंदर आने का सेक्शन क्या है बाबू, 139. अब देखो बाहर जाने का सेक्शन. बाहर जाने का सेक्शन क्या कहता है, रिमूवल एंड रेसिग्नेशन. सर पहला रिमूवल क्या है उसका, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म. सर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म मतलब क्या हो गया, मतलब जो उसका 5 साल का टर्म था अगर इंडिविजुअल है तो उसके बीच में निकाल के छोड़ा. अगर सर वो अगर द फॉर्म है तो भैया 10 साल के बीच उसको निकाल के बाहर फेंका, ठीक है, रिमूव किया. तो सर देखो वो आया तो था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, वो आया था किससे बाबू, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. तो जाएगा किससे सर, वो जाएगा एसआर से, क्योंकि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म बहुत बड़ी बात है. सर कंपनी मस्ट पास एसआर, कंपनी में पास एसआर फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑडिटर. फिर द कंपनी मस्ट सीक अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर थ्रू सीजी. दिस इज डन बाय सबमिटिंग फॉर्म नंबर ADD2 अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस. तो आप सीजी को अप्रूवल लोगे तो मेंबर्स का सीजी का अप्रूवल इन फॉर्म नंबर ADD2, इन फॉर्म नंबर ADD2. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वुड बी गिवन क्योंकि वो रोएगा. देन वंस अप्रूवल इज ग्रांटेड बाय द रीजनल डायरेक्टर द कंपनी कैन प्रोसीड विद द रिमूवल. तो क्या बुलाना पड़ेगा अपने को, जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी. एंड अगर नहीं आया है तो प्रोसेस इज डिनाइड एंड यू विल इन्फॉर्म द ऑडिटर. सर बहुत सिंपल है कि पहले आपको एसआर पास करना है. एसआर पास करने के बाद सर आपको सीजी का अप्रूवल लेना, इन्फॉर्म नंबर ADD2. हम लोग आए थे एक नंबर से जाएंगे किससे, 2 से. आए थे 1 से जाएंगे किससे, 2 से. आए थे 1 से जाएंगे किससे बाबू, 2 से जाएंगे. ठीक है, फिर अगर मेंबर्स का अगर सीजी का अप्रूवल आ जाता है तब जनरल मीटिंग बुलाइए विद इन 60 डेज. जनरल मीटिंग वुड बी कॉल्ड फॉर द रिमूवल विद इन 60 डेज फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ सीजी. जिस दिन सीजी का अप्रूवल आता है देन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देंगे उसको. एसआर ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है आपको, एसआर ध्यान रखिएगा. रेसिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर. सर ऑडिटर कब छोड़ के जाता है, खुद उसकी इच्छा है. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो लीव कर सकता है, बराबर. इफ द ऑडिटर रिजाइन दे मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर ADT3. तो अदिति 1 जो भरना था वो कंपनी को भरना था, 15 दिन के अंदर भरना था. अदिति 3 30 डेज ऑडिटर भरेगा यहाँ पर. द स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड द रीजन फॉर द रेसिग्नेशन एंड द रेलेवेंट फैक्ट्स. रीजन फॉर द रेसिग्नेशन एंड द रेलेवेंट फैक्ट्स. ठीक है, अगर गवर्नमेंट कंपनी में वो रिजाइन करे तो उसको क्या करना है, सीएजी को भी इन्फॉर्म करने का. क्या पेनल्टी है सर, ये एग्जाम में आई थी बेटा, मिनिमम 50,000 और द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच इज लेस प्लस 500 रुपया फॉर ईच डे सब्जेक्ट टिल डिफॉल्ट कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2 लाख. 50,000 और द रेम्युनरेशन विच इज लेस प्लस 500 रुपया पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख. तो ये हो गया आपका रेसिग्नेशन. तो 4 में से 3 फॉर्म हो गया. अदिति 1 इज अपॉइंटमेंट, अदिति 2 इज रिमूवल, अदिति 3 इज रेसिग्नेशन. 1 ध्यान रखना कंपनी फाइल कर रही होती है, अदिति 3 ऑडिटर फाइल कर रहा होता है. 1 होता है 15 दिन का और अदिति 3 होता है 30 डेज का. ठीक है, देन अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर. ये बेसिकली क्या है, ये भी रिमूवल ही है, पर ये रिमूवल क्या है, बिफोर सॉरी एट 6th AGM. क्या हो जाएगा बच्चा, एट 6th AGM. सर रिमूवल एट 6th AGM का मतलब हो गया क्या, ऑडिटर अपन ने अपने वाले ऑर्डर को निकाल के नए वाले को लेकर आए, बराबर.
तो इफ द रिटायरिंग ऑर्डर हैज नॉट कंप्लीटेड अ कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ 5 years or 10 years, द कंपनी मस्ट गिव क्या स्पेशल नोटिस फॉर अ रेजोल्यूशन टू अपॉइंट अ न्यू ऑर्डर टू प्रिवेंट द रीअपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायरिंग ऑर्डर। जनरली क्या होगा, रिटायरिंग ऑर्डर वो रीअपॉइंट हो जाएगा, रिटायरिंग ऑर्डर वापस आएगा बराबर। अगर रोटेशन एप्लीकेबल तो वो अपने आप ही आएगा ना, हमको वो आदमी नहीं चाहिए तो हमको क्या देना पड़ेगा बच्चों, स्पेशल नोटिस। तो मेंबर्स क्या करेंगे, कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे कि भैया हमको पुराना वाला ऑर्डर नहीं चाहिए। जैसे ही कंपनी को नोटिस मिलता है, कंपनी क्या करेगी, इस कॉपी भेजेगी ऑडिटर को, चलो बुलावा आया है, मेंबर ने तुम्हें बुलाया है, ए चलो ऑडिटर, ए ऑडिटर चलना, तेरा बुलावा आया है, मेंबर तेरे को निकाल के बाहर फेंक रहा है, ये रिश्ते ये बंधन ये है तम्मी करी, तुम्हारा रिश्ता टूट गया, इट्स नॉट यू, इट्स मी, इट्स नॉट वर्किंग आउट। मेंबर्स ने क्या किया, कंपनी को बोल दिया हमको ऑडिटर से ब्रेकअप करने का है, तो ऑडिटर को बता दो ब्रेकअप करने का। फिर तो ऑडिटर का क्या हक है, वो खुश तो नहीं होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अरे घर ने ही लूट लिया, नहीं घर ही लूट लिया घर यार का, ऐसा कुछ है ना वो, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो ऑर्डर क्या करेगा, एक रिप्रेजेंटेशन देगा। If the auditor wants to make a representation about the resolution, they can send a written representation of a written reasonable length. The company is required to send that along with the notice. पर अगर भैया लेट हो गया है तो क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन कॉपी अलग से मेंबर्स को भेज दोगे। पर सर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो उसको एजीएम में बोला जाएगा, एजीएम में बुलाया जाएगा, भैया ठीक है देखो आपको जो कहना है कह दीजिए। ऑडिटर आ गया सुबह सुबह, 2 पोटैटो जूस मार के, पोटैटो जूस का मतलब होता है वोडका। माय डियर मेंबर्स, मेरे को सब 2-2 क्यों दिख रहे हैं? ये जो डायरेक्टर दिख रही है बढ़िया, ये मैं तुमको बताऊं, तुम्हारा पैसा लेके 3 पत्ती खिलती है वॉचमैन के समय, देखा है मेंबर? तुम भूल गए वो रात, वो शाम जब मैं और तुम कैबिन में थे, अरे वी वर डिस्कसिंग द फ्यूचर, अरे ऑफ द कंपनी। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं क्या बताऊं मेंबर, तुम मेरे को निकालो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे हर कुत्ते क्या देना आता, निकालो मेरे को, मैं तुमको बता के जाता हूँ, ये जो डायरेक्टर लोग है ना, ए छमिया लग पे पैसा उड़ा रहे होते हैं लोग, ये लोग सारा दिन बाहर जाते हैं, ये लोग मस्त 3 पत्ते खेलते, मैं कह रहा हूँ तुमको, तुम मान लो मेरी बात। तो ऑडिटर क्या कर रहा है यहाँ पर, जो उसका रिप्रेजेंटेशन कहा कि वो अब्यूज कर रहा है, तो उसको क्या कंटिन्यू किया जाएगा, अरे बोलना मजा आ रहा है मजा आ रहा है, और बोल, क्या उसका छीन लिया जाएगा हक को छीन लिया जाएगा। If the tribunal is satisfied that the rights of the auditor are being abused on an application by the director or the aggrieved auditor, the tribunal may allow the company not to send the representation and not to read out at the meeting। भैया भैया बंद कर दीजिए इस हक को, ठीक है। देन ये डायग्राम कट, देन नेक्स्ट सेक्शन आएगा 140 सबसेक्शन 5। क्या है बच्चों, 140 सबसेक्शन 5, द ऑडिटर एक्ट्स इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है देखो, ऑडिटर ने कुछ कांड किया, द ट्रिब्यूनल कैन टेक एक्शन इधर सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन फ्रॉम सीजी और अ पर्सन कंसर्न्ड। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल कैन टेक एक्शन इधर ऑन सुओ मोटो और एन एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम दी सीजी और एनी पर्सन कंसर्न। ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या देखेगा, इट विल एग्जामिन द एविडेंस टू वेरीफाई द फ्रॉडुलेंट एक्शंस हैव बीन अकर्ड और द कॉल्यूशन हैज अकर्ड। Satisfaction of the tribunal, if the tribunal is satisfied that the auditor engaged in the fraud or collusion, it will issue an order for the removal of order, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। The auditor will be ineligible, plus the auditor will be ineligible to be reappointed for the auditors for 5 years from the date of the tribunal order in any company, and he will also be guilty under section 447। उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, प्लस 5 years के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा to be the auditor in any company, plus he will be guilty under section 447। and a new auditor is appointed either by the company or the general meeting or the central government based on the tribunal का डायरेक्शन। उसकी जगह पे नया ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऑर्डर ने फ्रॉड किया है तो यहाँ पर जो रिमूवल है कौन कर रहा है सर, यहाँ पर ट्रिब्यूनल कर रहा है, तो ट्रिब्यूनल खुद कर सकते हैं या सीजी की एप्लीकेशन पर या फिर किसी पर्सन कंसर्न पर। सर क्या हो जाएगा, पता चलता है कि ऑर्डर तूने फ्रॉड किया है, तो भैया पहला प्रॉब्लम तेरे को निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम, 5 साल के लिए बी डिस्क्वालीफाइड टू बी द ऑर्डर एनी कंपनी, प्लस यू विल बी गिल्टी अंडर सेक्शन 447। अच्छा, अगर सीजी ने कंप्लेन किया है बाबू, क्या बोलोगे आप, अगर सीजी ने कंप्लेन किया है, अगर सीजी ने कंप्लेन किया है तो सर, अगर सीजी ने कंप्लेन किया तो न्यू ऑर्डर विल बी अपॉइंटेड विद इन 15 डेज। तो ये मॉडल में टाइम दे रखा है, न्यू ऑर्डर विल बी अपॉइंटेड फॉर 15 डेज। बाकी किसी के लिए टाइम लिमिट नहीं दी है, खाली सीजी वाले के लिए दी हुई है। ये हो गया 140।
तो बाबू अंदर आने का सेक्शन है 139, बाहर जाने का सेक्शन है 140, जिसमें क्या आ गया, रिमूवल आ गया आपका, रेसिग्नेशन आ गया आपका, और चेंज ऑफ द ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रिब्यूनल का डायरेक्शन। ध्यान रखना 140 सबसेक्शन 5 5 इयर्स डिस्क्वालीफाइड, 140 सबसेक्शन 5 5 इयर्स डिस्क्वालीफाइड। देन 141 पर आ जाइए अभी। सर 141, सो 141 बात करेगा अपनी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन की। पहला चीज, पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर प्रोवाइड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय आईसीए। सी होना चाहिए अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशूड बाय आईसीए। देन अगर फर्म अपॉइंट होती है तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी सीए प्लस सीओपी। अगर फर्म है तो बच्चा कौन होगा, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर शुड बी सीए प्लस सीओपी, बराबर। डिस्क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 141 सबसेक्शन 3, 141 सबसेक्शन 3, पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी। सो मैं क्या बोलता, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बी अपॉइंटेड ऑडिटर, तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, पर हाँ एलएलपी हो जाएगा, एलएलपी अपॉइंट हो जाएगा, तो एलएलपी इज क्वालिफाइड। नंबर 2, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड। सर अगर उस पर्सन हुज अ पार्टनर और इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर, चलो मेरा जो एम्प्लॉय है वो तो नहीं होगा, वो एम्प्लॉय का कोई पार्टनर है, क्या वो ऑडिटर बन सकता है, आंसर इज नो। तो कंपनी इज डिस्क्वालीफाइड, कंपनी का कोई एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाइड, उस एम्प्लॉय का, कंपनी का जो एम्प्लॉय है जो सीए है, ठीक है, उसका कोई पार्टनर है सर, वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देन फोर्थ, अ पर्सन ऑफ द पार्टनर और अ रिलेटिव हु होल्ड्स, ठीक है, एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी और इस एसोसिएट एंटिटी इज डिस्क्वालीफाइड। अगर आपने एक भी रुपए का शेयर लिया आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। पर हाँ अगर आपका जो रिश्तेदार है वो होल्ड कर रहा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितने रुपए तक, अप टू 1 लाख। अगर मोर देन 1 लाख हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मैं, मेरा पार्टनर का शेयर ले रहा है एक भी रुपए का तो डिस्क्वालीफाइड। हमारा रिश्तेदार अगर होल्ड कर रहा है कितने रुपए का, 1 लाख रुपए तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मोर देन 1 लाख है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर अ पार्टनर और पर्सन रिलेटिव हु इज इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ 5 लाख इज डिस्क्वालीफाइड। अगर इंडेप्टेड है मोर देन 5 लाख डिस्क्वालीफाइड। गारंटी दे रखी है सर, गारंटी दे रखी है मोर देन 1 लाख रुपए की, गारंटी दे रखी है मोर देन 1 लाख रुपए की, तो डिस्क्वालीफाइड। देन अ पर्सन और फर्म हु हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप विद द शाह इज डिस्क्वालीफाइड। कोई अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। अच्छा इसके दो एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन क्या है सर, एक तो अगर एएलपी हो रही है ट्रांजेक्शन एट हटा, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या था, आर्म्स लेंथ प्राइस एट हटा, होटल्स, एयरलाइंस, टेली कमीशन, हॉस्पिटल, एनी अदर। और दूसरा आ जाएगा आपका परमिटेड बाय सी एक्ट, परमिटेड बाय सी एक्ट 1949, सच सर्विसेज विच आर परमिटेड बाय सी एक्ट 1949। तो दो एक्सेप्शन है, इसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे। देन नेक्स्ट, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डायरेक्टर और केएमपी। अगर मैं कह रहा हूँ बेबी लिमिटेड, बेबी लिमिटेड की जो केएमपी है, सीईओ सीएफओ, वो कौन है, बेबी है। ए बी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सीओपी, मैं उसको ऑडिटर नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि मेरी जो रिलेटिव है वो क्या है वहाँ पर, या तो डायरेक्टर है या तो केएमपी है। देन अ पर्सन हुज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज वेल कैन नॉट बी अपॉइंटेड। अगर कहीं आप जॉब कर रहे हो तो भी आप कहीं और लगे हुए तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। अच्छा आप कितनी कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, 20, 20 के ऊपर हुआ तो डिस्क्वालीफाइड। अ पर्सन और अ पार्टनर फर्म होल्डिंग मोर देन 20 ऑर्डर इज डिस्क्वालीफाइड। अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड and 10 years have not passed is disqualified. A person who is providing any service under section 144, 144 कौन सा होता है सर, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, ठीक है। 20 कंपनी की लिमिट में बाबू ध्यान रखना, 20 कंपनी की लिमिट में क्या होता है, 4 नहीं आते, ओपीसी, स्मॉल, डोरमेंट, प्राइवेट कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 crores, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 20 crores। तो जनरली वो क्या बोलता है 20 कंपनी के कर सकते, पर 20 में ये सब नहीं आता। अगर आपने 100 ओपीसी कर दिया, 200 स्मॉल कर दिया, फिर 30 डोरमेंट कर दिया, फिर 50 प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 100 crores, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका डिस्क्वालिफिकेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जनरली क्या हो, आप इसमें अट्रैक्ट नहीं होते, आप क्वालिफाई हो। आप अगर क्वालिफाई हो, आप काम करना शुरू कर दें। अब इमेजिन करो जैसे मेरी वाइफ ने 80,000 रुपए के शेयर ले रखे थे, तो अपन क्वालिफाई। अब मैडम को शॉपिंग का शौक है और शेयर्स खरीद लिया, तो सर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैसे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, आपको वेकेट करना पड़ेगा। तो जहां पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी बच्चा, वो क्या हो जाएगी, कैजुअल वैकेंसी। इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी incurs any of the disqualification specified in 141(3) after his appointment, then he shall vacate the office as an auditor. Such vacation shall be deemed to be a casual vacancy in the office of director. Such vacancy will be called as what, casual vacancy. Such vacancy will be casual vacancy. Then sir, remuneration of the auditor.
सर ऑडिटर को पैसा कौन डिसाइड करता है? पहले का तो बोर्ड, बाकी का मेंबर्स. Sir, the remuneration of the auditor has to be fixed by the company in general meeting or in such manner as the general meeting may decide. Whereas the remuneration of the first auditor shall be fixed by the board which appointed him. तो फर्स्ट ऑर्डर का पैसा कौन डिसाइड करता है? बोर्ड, सब्सिक्वेंट का मेंबर्स इन जनरल मीटिंग. रेम्युनरेशन में क्या क्या आएगा? सब आ जाएगा. रेम्युनरेशन सो फिक्स इन एडिशन टू द फी पेएबल टू एन ऑडिटर विल इंक्लूड एनी एक्सपेंसेस इफ एनी इंकर्ड बाय हिम इन कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ कंपनी. कोई भी खर्चा वर्चा हुआ जो आपका रीइंबर्समेंट होगा वो, और एनी फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, तो सब कुछ आएगा. तो रेम्युनरेशन आएगा उसका प्लस रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. इट विल एक्सक्लूड क्या? It will not include any remuneration paid to him for any other services rendered by him at the request of company. जैसा अगर उसने जीएसटी का केस हैंडल किया है तो वो जो ऑडिटर है तो ऑडिटर की फीस तो एक अलग हो गई, तो ऑडिटर रेमुनरेशन विल इंक्लूड ऑडिट फीस प्लस रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस. पर उसने अगर जीएसटी का केस हैंडल किया, उसने उसे 20,000 रुपए चार्ज करे, तो वो ऑडिटर रेमुनरेशन नहीं है, वो है उसी को जाएगा, वो प्रोफेशनल फीस बोल के जाएगा, पर वो ऑडिटर रेमुनरेशन का पार्ट नहीं होगा. उसको अलग दिखाते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल फीस है. उसने कोई सर्टिफिकेशन साइन कर दिए तो ऑडिटर की फीस एक अलग है और जो सर्टिफिकेशन के पैसे वो अलग होंगे ना, तो वो ऑडिटर का रेमुनरेशन का पार्ट नहीं होगा. इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है. सेक्शन 140 इज योर रेमुनरेशन. देन पावर्स ऑफ द ऑडिटर, राइट्स एंड ड्यूटीज बेसिस. हम इसको क्या कहते हैं बच्चा? राइट्स एंड ड्यूटीज. पहला क्या हक है? ही हैज एक्सेस टू बुक्स एंड सारी बुआ जाके चेक कर सकता है. ही हैज अ राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन एक्सपेंशन मैनेजमेंट से मांग सकता है. सर ही हैज अ राइट टू एक्सेस टू सब्सिडीज एंड एसोसिएट, मतलब सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर उनकी बुक्स भी वो चेक कर सकता है. ठीक है, ये हो गया उसका राइट्स. सर ड्यूटी क्या है? ये आ जाएगा आपका 143 सबसेक्शन 1, ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर. 6 एरियाज में बच्चा वो इंक्वायरी करता है, 6 एरियाज में, जिसको हम प्यार से कहते हैं एलटी डाइस. अगर आप मुझसे पढ़े आपको आता होगा एलटी डाइस. सर एल से क्या होता है? लोन्स एंड एडवांसेस. टी से ट्रांजैक्शंस. डी से डिपॉजिट्स. आई से इन्वेस्टमेंट्स. आई से इन्वेस्टमेंट. ई से एक्सपेंसेस. एस से शेयर्स. बाबू 6 एरियाज होते हैं एलटी डाइस: लोन्स, ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपेंसेस, शेयर्स. क्या बोलोगे आप? लोन्स, ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, शेयर्स. वो 6 एरिया जाके चेक करेगा. अगर उसको गड़बड़ दिखती तो जाके वो रिपोर्ट करेगा, अगर गड़बड़ नहीं दिखती तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट आंसर ये भी. व्हाट आर द मैटर एरियाज ऑफ इंक्वायरी बाय द ऑडिटर? देन ये आप पढ़ोगे बाद में, मैं पहले पूरा पढ़ाता हूँ. 143(2) टू ट्रू एंड फेयर व्यू. तो क्या देगा वहां पर? ही हैज टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड express and opinion that the financial statements are given true and fair view. 143(3) ये हो जाएगा आपका बच्चा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स. रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आपको याद होगा अपन ने बात की थी ए से ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन. हमारी बुक में कोड लिखा होगा ए बी सी डी ई एफ ओ. बी इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग ब्रांच बुक्स ऑफ अकाउंट. सी बैलेंस शीट पीएनएल कंफर्मेशन कर रहा है. डी इट इज डन अप विद एएस. डन अप विद एएस, एफएस बनाए गए हैं एएस के तहत. ई eligibility, none of the directors are disqualified under 164(2). F internal financial control. O other matters. तो ये नहीं पढ़े हैं अपन, ये नहीं पढ़े. जितना याद हो तो उतना ही बहुत है. ए बी सी डी ई एफ ओ. A all information explanation is obtained. A was all information explanation obtained. B was books of accounts. C was P&L balance sheet confirm कर रहा है. D FS बनाए गए as per AS. E eligibility, none of the directors are disqualified under 164(2). F internal financial control. O other matters. O क्या आएगा बच्चा? other matters. ठीक है, तो अभी ये पूरा आंसर 143 123 मतलब ड्यूटीज एंड राइट्स आप रीड कर करोगे स्क्रीन पे से. आपके पास नोट्स में लिखा हुआ है, अपन ने लिखा होगा रेफर मेन बुक, तो वहां से रीड कर लीजिए. रीड 143 1 2 एंड 3. रीड.
डन। नेक्स्ट फ्रॉड, ये आ गया आपका सेक्शन है 143 सबसेक्शन 12। क्या गया बच्चों? फ्रॉड 143 सबसेक्शन 12। सर अगर ऑडिटर को लगता है उसने फ्रॉड देखा है, कितने रुपए का? सर मिनिमम 1 करोड़ रुपए का, मिनिमम 1 करोड़ रुपीज का फ्रॉड किसने किया होगा? कंपनी के ऑफिसर और एम्प्लॉय ने अगर किया होगा तो उसका काम होता है कि भैया विद इन 2 days आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट किसके पास जाएगा? सर वो बोर्ड के पास जाए या फिर ऑडिट कमेटी, किसके पास जाकर रिपोर्ट करे? बोर्ड का या फिर ऑडिट कमेटी। अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी का, नहीं तो बोर्ड के पास। दे विल रिवर्ट बैक विद इन 45 days, दे विल रिवर्ट बैक विद इन 45 days। सर अगर रिप्लाई आज आता है, रिप्लाई आता है तो उसको जिस दिन रिप्लाई है उसके विद इन 15 days, विद इन 15 days का किसके पास जाना है? सीजी के पास। किसके पास जाना है बच्चों? सीजे के पास। अगर रिप्लाई नहीं आया तो भी उसको जाना है कब? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 days, सीजे के पास विद इन 15 days। क्या क्या लेके जाएगा सर? द रिपोर्ट एंड रिप्लाई, रिपोर्ट द फैक्ट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई, रिपोर्ट एंड द फैक्ट ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई। देन द रिपोर्ट मस्ट बी सेंट इन फॉर्म नंबर ADT4, द रिपोर्ट मस्ट कंप्लाई ADT4। सर ADT4 में जाएगा। So Aditi 1 was appointment, Aditi 2 was removal, Aditi 3 was resignation, Aditi 4 was 4444 frauds। क्या बोलोगे बाबू? 4444 frauds। बहुत सिंपल है। अगर ऑडिटर को फ्रॉड दिखता है कितने रुपए का? सर मिनिमम 1 करोड़ रुपीज का, तो वो किसके पास जाएगा? अगर फ्रॉड किया है किसने? ऑफिसर एम्प्लॉय नेम, तो भैया उसको क्या करने का? ऑडिट कमेटी या बोर्ड को बताने का है 2 दिन के अंदर। ऑडिट कमेटी बोर्ड क्या करे? उसको रिवर्ट बैक करके विद इन 45 days। रिप्लाई आ गया, भाग के सीजे के पास जाइए 15 दिन के अंदर। रिप्लाई नहीं आया तो भी आप सीजे के पास जाओगे विद इन 15 दिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 days। अच्छा, एंड ही विल रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर ADT4, ही विल रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर ADT4। सर 1 करोड़ रुपीज का फ्रॉड होना चाहिए। फ्रॉड कौन करना चाहिए? ऑफिसर या एम्प्लॉय करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ में कराएगा, द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द फ्रॉड, द ऑडिटर शुड रिपोर्ट द फ्रॉड टू CG विद इन 60 days, विद इन 60 days। MCQ में क्या करो? 60 days। सर 60 का ब्रेकअप क्या है? वो 45 और 15 है, पर आप MCQ में क्या बोलोगे? 60 days। MCQ में बच्चा क्या बोलोगे तुम? 60 days। MCQ में क्या बोलोगे? 60 days। ठीक है। देन फ्रॉड लेस देन 1 को छोड़ दीजिए, कुछ काम का नहीं है, छोड़ दीजिए। खाली पेनल्टी देख लीजिएगा। पेनल्टी, पेनल्टी कितनी है? सर अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया, ऑडिटर तुमने रिपोर्ट नहीं किया, तो 1 लाख इज फॉर अदर कंपनीज, 5 लाख इज फॉर लिस्टेड कंपनीज। मतलब ये पेनल्टी कंपनी को नहीं लगेगी, ऑडिटर को लगेगी। अगर मैं ऑडिटर हूँ अदर कंपनी का, मैंने फ्रॉड देखा, मैंने रिपोर्ट नहीं किया, तो 1 लाख की पेनल्टी मेरे को, ऑडिटर को। अच्छा, एंड अगर मैं लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर हूँ तो भैया लिस्टेड कंपनी को पेनल्टी लगेगी, मेरे को पेनल्टी लगेगी, मेरे को ऑडिटर को पेनल्टी लगेगी। ठीक है। देन ब्रांच ऑफिस, ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया क्या कहते हैं? व्हेन अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस द अकाउंट्स ऑफ दैट कंपनी शैल बी ऑडिटेड ईदर बाय कंपनी का ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर 139 और एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर। या तो कंपनी का जो स्टार्ट ऑडिटर वो करेगा, या फिर एनी अदर सीए होल्डिंग सीओपी। या तो कंपनी का स्टार्ट ऑडिटर करेगा, या फिर एनी अदर सीए होल्डिंग सीओपी, एनी अदर सीए होल्डिंग सीओपी। सर ब्रांच आउटसाइड इंडिया, ब्रांच आउटसाइड इंडिया। सर ब्रांच अगर आउटसाइड इंडिया तो कौन करेगा? सर कंपनी का स्टार्ट ऑडिटर, या फिर बाय एन अकाउंटेंट मतलब सीए प्लस सीओपी, या फिर बाय एनी अदर पर्सन डूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। मतलब कौन सर? who should be qualified as per the foreign laws, qualified to act as an auditor of a company as per the laws of that country, as per the laws of that country। मतलब अगर इंडिया में अगर ब्रांच है तो खाली सीए प्लस सीओ पीछेगा, अगर विदेश में ब्रांच है तो पहला हक किसका? स्टार्ट ऑर्डर का है, या फिर एक ऐसा बंदा जो उसके हिसाब से क्वालिफाई, उस कंट्री के हिसाब से क्वालिफाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल USCP अपन बोलते हैं, USCP CP ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं अपन, वो सब लोग। ठीक है। ड्यूटीज एंड पावर्स, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनी का ऑर्डर जो सिखाया आपको 143, वो सेम किसकी हो जाएगी? ब्रांच ऑर्डर की हो जाएगी, सेम हो जाएगी वो ब्रांच ऑर्डर की। अच्छा, ब्रांच ऑर्डर किसको रिपोर्ट करेगा? कंपनी के जो स्टार्ट ऑर्डर उसको रिपोर्ट करेगा। अभी मैंने आपको 143 सिखाया। सर जो ब्रांच ऑर्डर है वो भी फ्रॉड रिपोर्ट करेगा सीजी को, प्रोवाइड जो फ्रॉड होगा वो 1 करोड़ का होना चाहिए एंड वो उसके ब्रांच से रिलेटेड होना चाहिए। द प्रोविजन रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑर्डर शैल एक्सटेंड टू ब्रांच ऑर्डर टू द एक्सटेंड इट रिलेट्स टू द कंसर्न ब्रांच, वो ब्रांच से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। एक बार इसको रीड कर लीजिए, ब्रांच ऑर्डर वाले आंसर को। रीड ब्रांच ऑर्डर। इंडिया की ब्रांच है तो कंपनी का सीए या फिर कोई और सीए प्लस सीओपी। अगर फॉरेन ब्रांच है, मतलब अगर इंडिया की ब्रांच है तो कंपनी का स्टार्ट ऑर्डर प्लस इंडिया का सीए प्लस सीओपी। अगर फॉरेन ब्रांच है तो कंपनी का ऑर्डर है, या फिर एक एनी पर्सन क्वालिफाइड टू बी एक्ट एज एन ऑर्डर एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, मतलब क्वालिफाइड एज पर फॉरेन लॉ। सारे राइट ड्यूटी सेम है जो स्टार्ट ऑर्डर के वही ब्रांच के होंगे, उसको भी 142 में रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसको भी 143 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोवाइड जो फ्रॉड होगा वो ब्रांच से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, रीड।
डन। नेक्स्ट, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टन सर्विस, उसको हम कहते हैं प्रोहिबिटेड सर्विसेज। सर इसका कोड था हमारा मार्दी। क्या कोड था बच्चों? मार्दी। कितनी बार? 3 बार। एम से मैनेजमेंट सर्विसेज, ए से एक्चुअल सर्विसेज, एक और ए से अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, एक और ए से एनी अदर सर्विसेज, ठीक है। आर से रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, डी से डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई हो जाएगा इंटरनल ऑडिट, आई हो जाएगा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। द कोड इज मार्दी 3 बार। मैनेजमेंट सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, एनी अदर सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, डी से डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज एंड इंटरनल ऑडिट। मार्दी 3 बार, ठीक। ये हो गया 144। 145 ये भी एग्जाम में आया हुआ है। सर द ऑडिटर अपॉइंटेड मस्ट साइन द ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफाई एनी डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंपनी। सर अगर फॉर्म अपॉइंट की गई इन केस ऑफ फॉर्म वेयर ऑडिटिंग फॉर्म और एलएलपी इज अपॉइंटेड, ओनली द पार्टनर्स हु आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन साइन एन एक्ट और एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मतलब जो सीए प्लस सीओ पे लेके बैठे वो लोग, जैसे सीएस भी पार्टनर बन सकते हैं पर वो साइन नहीं कर सकता, सीए भी पार्टनर बन सकते हैं पर वो साइन नहीं कर सकता। साइन कौन करेगा? सीए प्लस सीओपी ही, ठीक है। देन if there are any qualification observations or comments regarding the financial transaction the negative affect the company functioning, this must be read out loud during the general meeting of the company। तो आपने अगर कोई क्वालिफिकेशन ऑब्जर्वेशन दिया तो उसको आप रीड करोगे वहां पर ही बैठ के, क्योंकि आपने बोला ना ये चीज को। तो देन द ऑडिट रिपोर्ट स्पेशली कंसर्निंग एनी एडवर्स कमेंट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो ऑडिट रिपोर्ट इट्स ओपन फॉर इंस्पेक्शन। सेक्शन नंबर क्या है बाबू? ये 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 146 राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। तो राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग बेटा राइट भी है, वो ड्यूटी भी है। द कंपनी मस्ट एंश्योर दैट द ऑडिटर मस्ट रिसीव ऑल द नोटिस एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटेड टू जनरल मीटिंग अटेंडेंस। सो द ऑडिटर क्या करेगा? खुद आ सकता है या फिर किसी और को भेज सकता है। वो कोई और कौन होगा बच्चा? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। सर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन आएगा? सर हु मस्ट ऑल्सो बी द क्वालिफाइड टू बी एन एक्ट एज एन ऑडिटर। मतलब वो सीए प्लस सीओपी होना चाहिए, जो मेरी बिहाफ पे आएगा, प्रॉक्सी नहीं। कौन आएगा बच्चा? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय द कंपनी। अनलेस एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर की मीटिंग है, उसमें मेरा कोई काम नहीं है, आप बाई बैक करो, मेरा कोई काम नहीं है। मेरा काम कब होगा ऑडिटर का? सर जब आप ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर करोगे, जब आप ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर करो तो मेरे को वो अटेंड करनी है। तो अगर मैंने प्रेफरेंशियल होल्डर वाली मीटिंग अटेंड नहीं की चलेगा, मैंने बाईबैक में तो इक्विटी वाले बैठते हैं, मैंने वो अटेंड नहीं चलेगा। मेरे को कौन सी रिपोर्ट अटेंड करनी मैंडेटरी, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी जरूरी है? जहां पर आप ऑडिट रिपोर्ट को कंसिडर कर रहे हो। तो आई एम बाकी जगह पे आई एम एग्जेम्प्टेड देयर, ठीक है। चलो मैं नहीं आ पा रहा हूं, मैं किसको भेज सकता हूं? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर। सर पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर का मतलब क्या होगा सर? सीए प्लस सीओपी। सीए प्लस सीओपी। सेक्शन नंबर कौन हो जाएगा बेटा? 146। कौन सा हो जाएगा? 146। अगर मैंने अटेंड नहीं किया तो मैंने 146 कॉन्ट्रावेंट किया। Then auditor has a right to speak at the general meeting regarding any matters that concern him in capacity as an auditor। सर नलका में पानी नहीं आ रहा है, वॉशरूम का फ्लश नहीं चला, वो सब नहीं बताने का अपने को। एज एन ऑडिटर आपको क्या दिक्कत है वो आपको बताना। राइट टू बी हर्ड 146। देन 147 पेनल्टी। अगर कंपनी ने कॉन्ट्रवेंशन की, कंपनी ने कितनी की? 139 से लेके 146 कॉन्ट्रवेंट किया, कितना पेनल्टी हो जाएगा सर? 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए। कितना लगेगा सर कंपनी को? सर एवरी ऑफिस ऑफ द कंपनी विल डिफॉल्ट शैल बी लायबल फॉर 10,000 टू 1 लाख रुपीस। सर कंपनी को कितना लगेगा? 25,000 से लेके 5 लाख रुपया। कंपनी को लगा 25,000 से लेके 5 लाख रुपए, ऑफिसर को लगा 10,000 से लेके 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। सर अगर ऑडिटर ने कॉन्ट्रवेंट किया, सर उसने 3 सेक्शन कॉन्ट्रवेंट किया। 130 ने मतलब अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी, वो सब। 144 मतलब प्रोहिबिटेड सर्विसेज। 145 मतलब साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो 130 ने मतलब अपॉइंटमेंट, री अपॉइंटमेंट, 144 मतलब प्रोहिबिटेड सर्विस, 145 मतलब साइनिंग ऑफ ऑडिट। अगर उसने वो कॉन्ट्रवेंट किया तो कितना पेनल्टी है सर? 10,000 रुपीज, which shall be less than 25,000 rupees, which shall not be less than 25,000 rupees, मतलब minimum 25,000 rupees, which may extend to 5 lakh rupees or 4 times the remuneration, whichever is less. So minimum 25, maximum 5 lakh or 4 times the remuneration, whichever is less. Minimum 25, maximum 5 lakh or 4 times the remuneration, whichever is less. अच्छा, अगर willful contravention है, willful जानबूझ से contravention किया तो कितना लगा? To cheat, to deceive the company, the shareholders or the creditors or tax authorities, he shall be liable to imprisonment of 1 year and minimum 50,000 rupees, maximum 25 lakh rupees or 8 times the remuneration, whichever is less. Minimum 50,000 और 25 lakh rupees और 8 times the remuneration, whichever is less. ये जो टाइम्स है ना, 4 times and 8 times, ये मैक्सिमम के बाजू में। जो हमने वो रेसिग्नेशन वाला आंसर किया था उसमें मिनिमम के बाजू में था, यहाँ पर मैक्सिमम के बाजू में। नोट्स में लिखा है, देख लीजिएगा। अगर विलफुल कॉन्ट्रवेंशन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर विलफुल कॉन्ट्रवेंशन आपको जेल वेल हो गए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर है ना,
तो आपको साथ में रिफंड भी करना पड़ेगा, पे फॉर द डैमेजेस भी करनी पड़ेगी। तो पेनल्टी तो है ही है, जेल जा रहे हो, जेल जा रहे हो तो आपको रेम्यूनरेशन भी रिफंड करना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे फॉर द डैमेजेस, कि आपकी वजह से किसको नुकसान हुआ है। सेक्शन नंबर 147 इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में आने के फुल चांस है। कंपनी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का कितना पेनल्टी है सर, 25 से लेके 5 लाख, ऑफिस का कितना 10,000 से लेके 1 लाख। सर अगर ऑर्डर ने कॉन्ट्रवेंशन के 3 सेक्शन 139, 144, 145, सो मिनिमम 25, मैक्सिमम 5 लाख और 4 टाइम्स रेम्यूनरेशन विच इज लेस। अगर जानबूझ चीटिंग करने के लिए किया है सो जेल यात्रा 1 साल की एंड 50,000 से लेके 25 लाख रुपीज और 8 टाइम्स रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, प्लस रिफंड द रेम्यूनरेशन प्लस पे फॉर द डैमेजेस, रिफंड फॉर द रेम्यूनरेशन, पे फॉर द डैमेजेस। देन 148, सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एवरी कंपनी, भले वो डोमेस्टिक हो भले वो फॉरेन कंपनी, हुज एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज लिस्टेड टेबल ए और टेबल बी दैट्स रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड। अगर आपका टर्नओवर कितना है सर, मिनिमम 35 करोड़ है। इफ योर ओवरऑल टर्नओवर इज मिनिमम 35 करोड़, अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर मिनिमम 35 करोड़ है लास्ट ईयर का, तो इस साल आपको क्या करना है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। इस साल क्या करना है आपको, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। सर कौन बनेगा कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट कौन बनेगा सर, कॉस्ट अकाउंटेंट एज पर कंपनीज एक्ट जो पॉइंट जो डिफाइन किया गया वही बन सकते हैं, मतलब बेसिकली सीएमए प्लस सीओपी, सीएमए प्लस सीओपी वही कॉन्डक्ट करेंगे। आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात याद रखनी है। ये सब आरटीपी, ये आरटीपी, ये आरटीपी। नेक्स्ट पेज कट है, नेक्स्ट पेज कट है। इसमें खाली कॉस्ट ऑडिट का पॉइंट है वो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, आपके नोट्स में लिखा हुआ देखो, कॉस्ट ऑडिट की बात कब होती है सर, 2 सेक्टर है, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। अगर रेगुलेटेड की बात करते हैं तो सर मेरा अगर इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ है, मेरा ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ है एंड इट इज एंड, यहाँ पर आएगा इंडिविजुअल इज 35 करोड़, ओवरऑल इज 100 करोड़। अगर मेरा इंडिविजुअल टर्नओवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर कितना होता है 25 करोड़ का एंड मेरा ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ का, तो मेरे को ऑडिट करवानी है रेगुलेटेड सेक्टर की। क्या करवानी है, रेगुलेट ऑडिट करवानी है रेगुलेटेड सेक्टर की। नॉन रेगुलेट में कितना लिमिट है 35 एंड 100, 35 इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्टर, ओवरऑल मतलब रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड प्लस अदर, जो भी आपने धंधा किया आपका सब मिला अगर 100 करोड़ होता है एंड अगर आपका इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ होता है तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी खाली नॉन रेगुलेटेड की। सर एग्जाम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, एग्जाम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट किस किसको मिलता है, पहला यूनिट इन एसईजेड, ये यूनिट इन एसईजी बोल दीजिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नंबर 2, कंपनी हुज रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज मोर देन 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू। आप 100 रुपए में से क्या करो 75, मोर देन 75 रुपीज कहाँ से कमा रहे हो आप, एक्सपोर्ट से कमाते हो, देश की मदद करो क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज आएगा यहाँ पर, बराबर आप एक्सपोर्ट करोगे पेमेंट आएगी तो आपको एग्जाम्पशन है। थर्ड, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एज पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। माइक्रो स्मॉल को एग्जाम्पशन है, मीडियम को नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट रिकॉर्ड से भी किसको एग्जाम्पशन है सर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज आर एग्जाम्प्टेड। भाई वो उनका जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो उनको ऑडिट भी एप्लीकेबल नहीं होगी, जब उनको ऑडिट ही एप्लीकेबल नहीं तो भैया जब उनको रिकॉर्ड ही एप्लीकेबल नहीं तो ऑडिट कैसे एप्लीकेबल होगी, बराबर। तो अगर आपका धंधा है, अगर आप एक कंपनी डोमेस्टिक या फॉरेन एंड अगर you are producing goods or providing services and the turnover is minimum 35 crores, minimum 35 crores, then you are exempted, then you are cost record applicable हो जाएगा। एंड भले आपका टर्नओवर 35 हो बट आप क्या हो, आप माइक्रो हो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज हो एज पर एमएसए मीडिया एक्ट तो आप एग्जेम्प्टेड हो। सर कॉस्ट ऑडिट कब एप्लीकेबल है, सर कॉस्ट ऑडिट करेगा तो कॉस्ट अकाउंटेंट हमारे जो भैया है सीएमए प्लस सीओपी वाले वही करेंगे। अच्छा कब एप्लीकेबल है सर, अगर रेगुलेटेड सेक्टर की बात कर रहे हैं तो 25 एंड 50 देखने का, अगर नॉन रेगुलेटेड तो 35 एंड 100 देखने का। एग्जाम्पशन किसको है सर, यूनिट इन एसईजी, कंपनी whose revenue from export is more than 75% of total revenue and micro small medium enterprise as per micro small medium enterprise development act 2006। क्लियर, बस ये हो गया आपका नेक्स्ट लास्ट सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। आ जाओ सेक्शन स्क्रिबल कर लेते फटाफट। 139 था बेटा मेरा अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, कैजुअल वैकेंसी। अंदर आने की बात है सारी 113 में, बाहर जाने की बात है सर रिमूवल, रेसिग्नेशन और वो ट्रिब्यूनल वाला चेंज ऑफ द ऑर्डर बेस्ड ऑन ट्रिब्यूनल डायरेक्शन 140, 141 1 and 3 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन,
142 था बाबू रेम्यूनरेशन, 143 क्या था अपना राइट्स एंड ड्यूटीज, 144 क्या था बाबू प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, 146 राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग, राइट भी है बच्चा वो ड्यूटी भी है आपके, राइट एंड ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। 147 आपका पेनल्टी है, इंपॉर्टेंट आंसर। 142 है अपना कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, 35 करोड़ याद रखिएगा यहाँ पर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। 277 रिलेटिव है, अपन ने पढ़ ही लिया था, अपन है प्रिलिमिनरी चैप्टर की डेफिनेशन है, देख लीजिएगा पहला जो वीडियो ना प्रिलिमिनरी उसमें मिल जाएगा आपको। 143 इज फ्रॉड रिपोर्टिंग, फ्रॉड कब रिपोर्ट करना है अपने को, सर जब फ्रॉड होगा 1 करोड़ का, किसको रिपोर्ट करना है अपने को, सीजी को। पहले ऑडिट कमेटी बोर्ड के पास जाएगा, फिर सीजे के पास जाएगा। अगर 1 करोड़ का नहीं है तो खाली ऑडिट कमेटी बोर्ड के पास जाएगा, पर अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो पहले ऑडिट कमेटी बोर्ड, देन उसके बाद सीजी। एमसीक्यू के लिए डेज है 60 डेज, हो गया खत्म। 4 फॉर्म है, अदिति 1 अपॉइंटमेंट, अदिति 2 रिमूवल, अदिति 3 रेसिग्नेशन, अदिति 4 फ्रॉड, खत्म। सो वी हैव कंप्लीटेड फुल चैप्टर ऑफ ऑडिटर्स आल्सो, ठीक है। अगले क्लास में नया वीडियो लेकर आऊंगा, तो पसंद आएगा तो डू शेयर इन योर अदर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, अपने दोस्तों को बताइएगा। तो हम आपको मिलेंगे, ये खाली रिवीजन क्लास है। देखो चीज़ें जिनने हैंड रिटन नोट्स है उनको पता होगा हम कैसे याद कर रहे हैं, हमने लिखा है सारी चीज़ें, फटाफट रिकॉल हो रही है, एंड एग्जाम तक आपको प्रोविजंस को याद रखना है, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ व्हिच वेरी अर्लियर। बाय गाइस, टेक केयर।